शुरू करें? तो अब मैं आपको रिएक्शंस पे ले जा रहा हूं। पेन रख दीजिए। पहली बार हम रिएक्शंस की चर्चा कर रहे थे। 2 दिन से तो हम बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे थे। फर्स्ट टाइम इस चैप्टर में हम रिएक्शंस की चर्चा, उनकी बात शुरू कर रहे हैं। बताओ, जब भी कोई दो स्पीशीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्ट करती हैं तो उन रिएक्शंस को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है? 2 कॉन्सेप्ट के बेस पे। या तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को, अगर वो रिएक्शंस चार्ज डोमिनेटिंग है या चार्ज के बेस पे चल रही हैं, तब तो हम रिएक्शंस को प्रोसीड करवाते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बेस पे कि भाई ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये ज्यादा फास्ट अटैक करेगा, ये मारेगा, बोलो ना यार। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस में अप्लाई करते हैं जिन रिएक्शंस में जो चार्ज से ड्राइव होती है। उन रिएक्शंस को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। कौन सी? बट ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनमें चार्ज होता ही नहीं रिएक्टेंट्स पे, फिर भी वो प्रोसीड नहीं होती, बल्कि वो चार्ज वालों से भी ज्यादा बढ़िया ढंग से प्रोसीड होती है। ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं। अच्छा, तो इन रिएक्शंस में दरअसल चार्ज ने कहानी नहीं कही। इन रिएक्शंस को करवाने के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट था। ये रिएक्शंस को ड्राइव चार्ज नहीं कर रहा है, इन रिएक्शंस को ड्राइव कर रहा है सॉफ्ट इंटरेक्शन, यानी कि ऑर्बिटल कंट्रोल। ये 2 ऑर्बिटल्स के बीच के इंटरेक्शन से पैदा हुई है रिएक्शन। इसका तो बताओ, ऑर्गेनिक रिएक्शन कितनी तरह से पढ़ी जाती हैं, कितनी तरह से स्टडी की जाती है? बताओ, ऑर्गेनिक रिएक्शन 2 तरह से। या कितनी तरह से ड्राइव होती है? 2 तरह से। या तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रोल्ड होंगी, अरे बोलो ना भाई, और या फिर वो ऑर्बिटल कंट्रोल्ड होंगी, ऑर्बिटल कंट्रोल्ड होंगी। यस, ऑर्बिटल कंट्रोल्ड होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 12वीं क्लास में हमने एक रिएक्शन पढ़ी, एसीटोन की रिएक्शन करवाओ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से। पढ़ा? खूब अल्कोहल बनाया, इतना बनाया कि बना बना के पी भी लिया हो एक आध बार, तो जम के अल्कोहल बनाया गया इससे। क्या करते थे? ये R-, कहते थे ये एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या बोलते थे? याद करो उस कहानी को। बोले क्या करते थे? ये एक, यहां एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जब भी कभी ऐसा होता है अपोजिट लोग मिलते हैं तो अटैक मारता है, ये खुल जाएगा। और ऐसी रिएक्शन किससे ड्राइव हुई? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्शन। क्या हुआ है यहां? पॉजिटिव का नेगेटिव से मिलन। मींस ये कहानी क्या हुई थी? इस रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं अपन? इस रिएक्शन की पूरी स्टडी कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियो, ओ माय गॉड, बोलो ना, न्यूक्लियोफिलिक इंटरैक्शन। यस, इंटरैक्शन। और फिर हम चीख के इसके फेवर में देते कि ये रिएक्शन बहुत बढ़िया हुई है क्योंकि ये बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है और ये बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। बट अगले ही पल हमारा सामना कुछ इस तरह की रिएक्शन से हो जाता है, जब हम एल्कीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में डालें और उसमें ब्रोमीन ऐड कर दें। पढ़ा होगा आपने? अरे, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा होगा आपने। अगर हम उस लॉजिक को 1 सेकंड के लिए यहां लगा लें तो हम बर्बाद जाएंगे, क्योंकि ना तो ये बेहतर न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये न्यूट्रल है। वो मैं यार भाग जाऊंगा यार। जो न्यूट्रल है, जिसपे चार्ज नहीं है, वो तो पुअर ही न्यूक्लियोफाइल हुआ ना भाई, हुआ ना भाई। और ना कोई ये बेहतर इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी न्यूट्रल है। और न्यूट्रल छोड़ो, ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बीआर पे तो वैसे ही कोई चार्ज नहीं है। तो अगर चार्ज के बिहाफ में इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना शुरू हो जाए तो पागल ही हो जाएंगे हम कभी जिंदगी में प्रूव ही नहीं कर सकते ये रिएक्शन होगी, जबकि ये तो फेल के हो रही है। इसलिए हम कहते हैं नहीं, ये रिएक्शन दरअसल न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन से नहीं हुई है। ये रिएक्शन होने का कारण है इसका एक होमो था। बोला होगा ना, क्या था इसका एक होम, पाई भरा हुआ पाई, ये था ना, बनाया होगा ना दो। इसका एक होमो था भरा पाई, इसका एक ल्यूमो था सिग्मा स्टार। ओ कमॉन, बोलो ना यार,
इसका एक ल्यूमो था, ये तो सिग्मा बन गया इसका भरा हुआ, बोलो यार। और दोनों तरफ आउटवर्ड एक सिग्मा स्टार होगा, दैट इज सिग्मा स्टार, बोलो ना भाई। इसका जो भरा पाई और इसका जो खाली सिग्मा स्टार है, उनके बीच क्या हुआ है, गुलू गुलू हुआ है, और इसीलिए जा रहा है। इस रिएक्शन को चार्ज कंट्रोल नहीं कर रहा। बोलो, जरूरी नहीं कि हमेशा लड़के लड़कियों में ही शादी होती है, कभी कभार लिंग नहीं पता होने के बावजूद भी आपस में संबंध हो सकते हैं। कोई दूसरी कंट्रोल कर रही होगी चीज उसको। और ऐसी रिएक्शन कोई एक नहीं है, दो चार तो चैप्टर ही ऐसे पढ़े हमने, पेरिसाइक्लिक, उसमें कोई प्लस माइनस का तो लफड़ा ही नहीं है, वहां तो हर जगह होमोल्यूमो ही चल रहा है। अरे बोलो ना भाई। तो दूसरे तरह की रिएक्शंस होती हैं, वो किसकी वजह से ड्राइव होती हैं, होमो ल्यूमो इंटरैक्शन। बोलो ना भाई, बोलो भाई। बताओ इस तरह के इंटरैक्शंस कौन सी स्पेसीज में पाए जाएंगे, कब होंगे, जब दोनों सॉफ्ट होंगी। और इस तरह के इंटरैक्शन किन में मिलेंगे, जब दोनों हार्ड। इसका मतलब जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं ना, हार्ड हार्ड रिएक्शन, दरअसल वो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं। कौन से इंटरेक्शन है ये, कौन से इंटरेक्शन है ये, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन। समझ में आया। और ये कौन से इंटरेक्शन है, बोलो ना, बोल तो दो गधो, सॉफ्ट। तो आज आपको ये भी आंसर मिल गया होगा जो शायद आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी, कि हार्ड हार्ड से ही क्यों करता है और सॉफ्ट सॉफ्ट ही क्यों करता है। बिकॉज हार्ड को हार्ड ही चाहिए, बिकॉज हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है, तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल ही है, तो उसको न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए, तो वो भी हार्ड चाहिए, वो भी चार्ज वाला चाहिए। और अगर सॉफ्ट ऑर्बिटल लेके आया, अब ऑर्बिटल को आप चार्ज से तो नहीं मिलाओगे ना, कि एक ने ऑर्बिटल निकाल दिया, दूसरा कहने चार्ज लेके आऊंगा, ये क्या बकवास हुई। या तो ऑर्बिटल ऑर्बिटल खेल, या तो चार्ज चार्ज खेल, ऑर्बिटल चार्ज थोड़ी खेलेगा। इसीलिए उस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिकली कंट्रोल्ड या हार्ड हार्ड इंटरेक्शंस, या न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शंस, और इनको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन या होमोल्यूमो इंटरेक्शन। क्या आपको समझ में आया। अब आप ये जब पूछना चाह रहे होंगे कि ये जो बकवास कर रहा है क्यों कर रहा है, जरूरत क्या है इस चैप्टर में। एक ही जरूरत, इनोलेट। आइए इस सारी कहानी को घुमा के इनोलेट में लगाते हैं। पहले छापिए इसको, आइए। पीछे रह गया क्या, क्या पीछे रहा है, ये तो एग्जाम्पल है यार। कर कर लोगे पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। पेन रख दो अब प्लीज पेन रख दो, क्योंकि ये तो सब थी ज्ञान की बात, अब है काम की बात। ज्ञान की बात मतलब ज्ञान केमिस्ट्री, अब है काम की बात, सवाल जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं वहां लगना है। हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लास्ट क्लास में खोजी एज ए साइंटिस्ट, एज ए केमिस्ट, और वो इंटरेस्टिंग चीज का नाम था इनोलेट। उस प्रजाति का नाम क्या था, यस। हमको कुछ ऐसी चीज मिली जिस जो दो मुंह सांप था, एक मुंह का नाम ऑक्सीजन था और दूसरी बार मुंह क्या बना लेता था, वो कार्बन नाम का। इस मुंह को क्या कहा जाता था, ऑक्सीजन आयन, क्या बोलते थे इस मुंह को, और इस मुंह का नाम क्या था, बिल्कुल सही, कार्बन आयन। अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें और रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को याद करें, तो लास्ट क्लास में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, दोनों में से ज्यादातर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होगा। ज्यादातर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होगा, इट मींस इस इनोलेट में यहां मोर चार्ज होगा, इस सेंटर पे होगा ना। और जिस सेंटर पर ज्यादा चार्ज होगा वो सेंटर या हार्ड होगा। इसका मतलब जब भी कोई इनोलेट इलेक्ट्रोस्टैटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस के लिए जाएगा, जब भी कोई इनोलेट न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शंस के लिए जाएगा,
तो उसका ऑक्सीजन वाला मुंह बाहर निकल आएगा, मैं जाऊंगा। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रोल्ड में कौन रिएक्ट करता है? हार्ट। बोलो, इट मींस बताओ ये वाला टर्मिनल कौन सी रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रोल। उस रास्ते से जाएगा। और आपको पता है यहां पर लेस चार्ज है ना, और लेस चार्ज है तो ये सॉफ्ट है। इसीलिए जब जब इनोलेट केमिस्ट्री में रिएक्शंस होमोल्यूमो से चलेंगी, किसे चलेंगी सर? किसे चलेंगी? होमोल्यूमो से चलेंगी, तब उसका कार्बन वाला टर्मिनल बाहर निकल आएगा, कार्बेनायन वाली फॉर्म रिएक्ट करेगी। इट मींस जब जब कभी ऐसा होगा तो कौन सी कंट्रोल्ड होंगी वो? बट इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए। ये तो हमको समझ में आ गया कि ये हार्डर साइट है, पर ये सॉफ्टर साइट है। इसको और थोड़ा प्रूव करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के। आइए हम इसका एमओ डायग्राम देखते हैं। दिस इज द एमओ डायग्राम ऑफ a simple carbon ion that is called allylic carbon ion and an enolate ion. enolate ion और allylic carbon ion के दो एमओ डायग्राम्स आपके सामने दे रखे। एमओ डायग्राम आपको बनाना आता ही है, आपने बेंजीन के भी बनाए होंगे, बोलो ना यार, एल्कीन के बनाए होंगे, एरोमेटिक स्थिति में तो सभी बनाए होंगे ना आपने। आइए दोनों एमओ डायग्राम्स को समझते हैं। अगर एमओ डायग्राम, अरे बनाए नहीं, पाई 1 पाई 2 पाई 3 बनाए होंगे, सब बनाते हैं। अगर एमओ डायग्राम की बात करते इस तरह से एमओ डायग्राम बनेगा, बोलो यार, पाई 1 पाई 2 और समझ में आया? बोलो। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो बताओ इस पूरे सिस्टम में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। एक नेगेटिव चार्ज और एक पाई बॉन्ड, 4 है? और अगर 4 इलेक्ट्रॉन भरना चाहे तो सबसे नीचे वाले में 2 जाएंगे, उस ऊपर वाले में 2 जाएंगे, बोलो। और जो सबसे ऊपर भरा हुआ होता है उसी को होमो बोलते हैं ना यार। ऐसे इसमें भी 4 भरेंगे तो ये वाली चीज होमो हो गई, हुई या नहीं हुई? अब जरा गौर से देखो, इसका जो होमो है उसकी फोटो देखो, इसके होमो की फोटो। दोनों टर्मिनल पे होमो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां है उतनी यहां है। इसका तो दिस होमो इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द कार्बन। जितना इस कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये होमो, देखो ना यार, उतना ही इस कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये होमो। बट अगर इसका होमो देखोगे तो ऐसा नहीं है। और वैसे भी याद करो एमओ वाला कॉन्सेप्ट, जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका कंट्रीब्यूशन होमो में उतना ज्यादा होता है। अरे बॉन्डिंग वाला याद करो ना यार, अरे याद करो ना, दो फोटो से भी समझ में आएगा। देखो ये वाला टर्मिनल है ऑक्सीजन टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल है? ये वाला टर्मिनल है कार्बन टर्मिनल, कौन सा है? तो जरा बताओ, पूरा जो होमो है, कंप्लीट जो होमो है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर किस पे है? तो बताओ रिएक्टिव होमो मोर कंट्रीब्यूशन किस एलिमेंट पे कर रहा है? कार्बन पे। इसलिए जब जब ये होमो ल्यूमो इंटरेक्शन होगा तो कौन सा टर्मिनल निकलेगा? कार्बन टर्मिनल निकलेगा। कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? दोनों को फिर देखो, इसका होमो देखो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नेट गेट वाले इसको डिटेल देखा, जेम वाले से देख लो शकल से, इसका होमो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है और होना ही है, बिकॉज इन दोनों कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। इस कार्बन की और इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, बोलो। तो दोनों में होमो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोलो, है। पर अगर इस होमो की बात करें तो देखो, नीचे वाला जो होता है बॉन्डिंग वाला, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ऊपर वाला होता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो देखो यहां नीचे वाला जो है वो ऑक्सीजन पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ऊपर वाला जो है वो, समझ में आया क्या आपको? आया क्या? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़े करो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो होमो है वो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन। इसीलिए जब जब होमो किसी ल्यूमो के साथ इंटरेक्शन करने के लिए जाएगा तो ऑक्सीजन टर्मिनल करेगा, कार्बन टर्मिनल करेगा। देखो ये डिटेल में समझाने के लिए था, गधों के लिए तो वहीं काफी है, गधों के लिए तो यहीं सॉल्व हो गया कि सॉफ्ट है। अरे यार बोला ना यार, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट मतलब कम चार्ज वाले है। तो बताओ सॉफ्ट कौन से इंटरेक्शन करते हैं? होमो ल्यूमो, बात खत्म। इंटेलिजेंट आदमी देखना चाहे तो उसके लिए मैंने कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन समझा दिया है। कितने लोगों को समझ में आ गया? सही बताना था।
तेरे को नींद आ रही है, क्या हो रहा है? पानी वानी पी के बैठ है लास्ट में। हाँ सीधे बैठ क्लास में। हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आया तुमको? दिस होमो इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड because electronegativity of both carbon is same, but these two homos are not equally distributed. बोला these two filled orbitals are not equally distributed. This is lower energy orbital, that is called BMO, bonding. That will more resemble to oxygen, and the above one is more resemble to carbon. अरे बनाया होगा ना गधो। अरे यार इसको ऐसे छोड़ दो, इसको यार समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, 2 मिनट के लिए समझा देता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड का डायग्राम बनाया है, उसमें 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल फील्ड थे, एक यहां था और एक यहां था, थे ना? ये 2 लोन पेयर थे ना गधो, तो पढ़ा होगा ना वहां। जब भी ये किसी से रिएक्ट करता है एज ए लिगेंड काम करता है, इधर से देता है। क्यों देता है? बिकॉज ऊपर वाला जो है दैट इज कॉल्ड होमो, उसी को होमो बोलते हैं ना। वो होमो मोर किससे रिजेंबल करेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से। बस वही बात है ना यार, बीच में एक कार्बन एक्स्ट्रा है, चीज तो वही है। ऐसे क्या समझ में आया? इट मींस कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूसिव रिमार्क्स बोले तो ये निकला, जब जब रिएक्शंस होंगी तो ये वाला जो टर्मिनल, पीछे वापस चलते हैं, दोबारा क्यों बनाए, ये वाला जो टर्मिनल है ये हमेशा कौन से इंटरेक्शंस करेगा? हार्ड। और ये वाला जो टर्मिनल है वो कौन से इंटरेक्ट करेगा? इस टर्मिनल से कौन से इंटरेक्शन होंगे और इस टर्मिनल से कौन से इंटरेक्शन होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? श्री गणेश कर रहा हूं। पहली रिएक्शन कॉन्सेप्ट ही है, बट रिएक्शन भी है। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की पहली रिएक्शन से। फर्स्ट रिएक्शन, मान लीजिए मैंने एक इनोलेट आयन बनाया और उस इनोलेट आयन की रिएक्शन करवाई 2 अलग अलग रिएजेंट से। इनोलेट आयन, पहले तो उसकी दोनों फॉर्म बना ली। 2 अलग अलग रिएक्टेंट या 2 अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। अरे और किया क्या था हमने? न्यूक्लियोफाइल ही तो बनाया है यार। पिछले 3 क्लास में रो यही रहे, न्यूक्लियोफाइल से बनाया है। अब इस न्यूक्लियोफाइल को किसके साथ ट्रीट करेंगे? वेरी गुड। 2 अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल्स लिए या 2 अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड्स लिए मैंने। एक फेमस है जो बचपन से लेते हैं, एल्काइल हैलाइड्स, और एक ले लिया मैंने एसिटाइल हैलाइड। क्या ले लिया? यस। इन दोनों कंपाउंड्स की खास बात है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं। हालांकि दोनों की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म अलग अलग होती है, पर दिखाते दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कैसे? मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं क्योंकि गधों को ये भी नहीं समझ में आएगा। बताओ, एसिटाइल हैलाइड जब भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगी तो कैसे करती है? पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आप पता है स्टेबल नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसका फिजन हो जाता है। बोलो, जब फिजन होगा ये वापस जैसे ही आएगा तो जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो, और नॉर्मली क्लोराइड बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए बाहर चला जाता है। तो अल्टीमेटली कौन सी रिएक्शन हो गई? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हालांकि इनकी मैकेनिज्म डिफरेंट तरह से है, बोलो ना यार। और वो जो दूसरी वो SN2 है, वो तो दूसरी है ना, बोलो यार। और बताओ, जो दूसरा मॉलिक्यूल लिया उनमें तो SN2 होती है, अपन ने देखा। अरे बोलो, इस तरह के SN2 होती है। ये BR ले लिया था। बताओ इनमें कैसा होता है? आपको पता है SN2 का कैसे होता है? बहुत रायता फैलाया होगा, बहुत पढ़ा होगा आपने। अटैक करता है, बोलो ना यार। अरे तो बचपन से पढ़ रहे हैं यार। दिस इज SN2, राइट? बोलो, दिस इज SN2। और होती वो भी SN2 है, पर वो डिफरेंट तरह की SN2 है। इनको हम बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन। एक तरह से ऐसा सब्स्टिट्यूशन हुआ है, पहले ऐड होगा फिर एलिमिनेट, और ये एक ही स्टेप में होता है। आपको पता है? अरे ट्रांजिशन स्टेट वगैरह यार, बोलो ना, पता ही है ना आपको। तो कुल मिला के समझ में आना चाहिए कि ये 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफाइलों के साथ रिएक्ट करते हैं। आइए वापस चलते हैं हमारी कहानी पे, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों सेंटर्स कैसे हैं। बताओ, इस सेंटर पर चार्ज कम है या ज्यादा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा तो सेंटर कैसा सेंटर है? तो ये कौन से इंटरेक्शन प्रेफर करेगा? न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक। तो एक तरह से बेटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये क्या चाहेगा? बेटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। दूसरे से वर्ड में बोले तो हार्ड सेंटर। वहीं नीचे की तरफ आपको पता है सिग्मा बॉन्ड में डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा
तो बताओ ये सेंटर कैसा सेंटर है? अरे बोलो ना गधो। और ये कैसा सेंटर था? कैसा था? क्योंकि इसमें डेल्टा प्लस ज्यादा था ना। बताओ अगर एक ही सेम इनोलेट को दोनों के साथ ट्रीट करूं तो रिएक्शन क्या होगी? डेफिनेटली इस केस में ये टर्मिनल अटैक करेगा, ये खुलेगा और ये, माय गुडनेस, क्या बनेगा? ओ सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज द प्रोडक्ट। और इस केस में क्या होगा? सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा, सिंपल SN2 होगी, ये कार्बन आयन अटैक मारेगा, बोलो ना, और ये बाहर चला जाएगा। और प्रोडक्ट क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। अरे होगा ना दोस्तों, एक कार्बन और होगा ना, हाँ, एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़े करो। पक्का समझ में आया? इसका तो वो टर्मिनल कौन सी कंट्रोल रिएक्शन करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये टर्मिनल ऑर्बिटल कंट्रोल रास्ते से जाता है। गॉट इट? तो दूसरी समस्या, पहली समस्या थी लास्ट क्लास में, इनोलेट कैसे बनाएं या बेटर न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाएं, उसको सॉल्व किया इनोलेट बना के। अब इनोलेट बनने के साथ एक समस्या राइज हुई थी, इनोलेट रिएक्ट किधर से करेगा? उसे करेगा या उसका समाधान हमें मिला, देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल का नेचर कैसा है। अगर वो हार्ड है तो उसे करेगा, और अगर वो सॉफ्ट है तो, क्या आपको समझ में आया? छापिए इस बात को, लिखिए। चलूं आगे? यानी फिर आवाज का कम कर लूं क्या? ठीक है, हाँ चलिए। बट आंसर है, वो सॉरी आंसर है, अगली प्रॉब्लम है, क्या हमेशा ऐसा होगा? क्या ऑलवेज वो टर्मिनल हार्ड पे अटैक करेगा और सी टर्मिनल सॉफ्ट पे करेगा? आंसर अगर ऑलवेज हो तो फिर केमिस्ट्री किस बात की? आइए एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और वो बहुत बड़ी नेम रिएक्शन भी है, इतनी बड़ी नेम रिएक्शन है कि वो दरअसल 1.5 क्लास चलेगी। आइए जरा समझते हैं उस नेम रिएक्शन को। नेम रिएक्शन तो बाद में समझेंगे, पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं। फिर से मैंने इनोलेट आयन बनाया अगेन। देखो मेरी ऑर्गेनिक का मतलब प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस चलेगा। मैं ऑर्गेनिक को लैब की तरह पढ़ाता हूं। ऑर्गेनिक ये नहीं आई रिएक्शन चालू होगी, प्रॉब्लम क्या क्या आती जा रही है, हम सिंथेसिस कर रहे हैं तो समस्याएं क्या क्या आती जा रही है। अगर आप समस्याओं के समाधान ढूंढते जाओगे सारी रिएक्शन आपसे हो जानी है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढते चले जाओ। आइए जरा प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। अगला मैंने इसको ट्रीट किया कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि इसी के जैसे कंपाउंड के साथ, जिससे इसको इनोलेट बनाया ना, उसी कंपाउंड के साथ मैंने ट्रीट कर दिया। मान लीजिए इसी को मैंने ट्रीट किया एसीटोन के साथ। यहां जितना अब तक सीखा सारा पानी मिल जाएगा, सब बर्बाद हो गया, चौपट ही हो गया। आइए जरा समझते हैं चौपट कैसे हुआ। पीछे क्या देखा? ये हार्ड है, ये क्या चाहता है? बहुत बढ़िया, चाहा, वाह, चाहा और पा लिया, बोलो, और अटैक करके प्रोडक्ट बना लिया। ये कैसा सेंटर है? क्या चाहिए? चाहा, पा लिया, प्रोडक्ट बना लिया। आओ इस पे गौर फरमाते हैं, कैसा सेंटर है ये? अरे आड़ी का बोर्ड स्लाइड बदलने से सेंटर तो बदल जाएगा, मॉलिक्यूल तो वही है आयन। और ये कैसा सेंटर है? बहुत बढ़िया। बात करते हैं एसीटोन के सेंटर की। बताओ यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे चार्ज ज्यादा है कम है? बहुत ज्यादा है, CWE वाला है, हाई चार्ज डेंसिटी वाला केस है। इसका तो बहुत हार्ड सेंटर है ये। अगर ये हार्ड सेंटर है तो ऑब्वियस चॉइस क्या हुई? ये अटैक करे, और आंसर है हाँ ये करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा, यही करेगा। ये करवाया तो ये बना दिया। लेकिन जैसे ही आप इंटरमीडिएट पे पहुंचोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा इस तरह से। ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है जो हाईली अनस्टेबल होता है और जिसकी पहली टेंडेंसी होती है वो फिजन कर जाता है, बशर्ते कि वहां कोई लिविंग ग्रुप मौजूद हो।
पिछली बार क्या था, जैसे ही इसने अटैक किया, ये वापस सुनिए, सुनो बात सुनो, जैसे ही इसने अटैक किया, अरे बोलो, जैसे ही इसने अटैक किया और ये फिजन हुआ, तो क्लोराइड बाहर चली गई, क्योंकि वो बाकी सब में सबसे बेटर लिविंग ग्रुप थी, और चली गई तो प्रोडक्ट बन गया, मामला बन गया हमारा। तो मजा आ गया हमको, बोलो ना यार, मजा आ गया, ओ मजा आ गया, मजा आया ना। एसाइलेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, क्या बोलते हैं इसको? जब भी CH3 CH3 ग्रुप दुनिया में कहीं भी जोड़ा जाता है, तो आपने पढ़ा होगा ना, फिडल क्राफ्ट में भी एसाइलेशन, हर जगह एसाइलेशन कराते हैं। अरे एसाइल ग्रुप को जोड़ना रे यार, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? आगे पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एसाइलेशन, एसाइलेशन ऑफ इनोलेट्स, एंड दिस इज कॉल्ड एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइल ग्रुप जोड़ा है ना यार, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, नाम आगे देख लेंगे, बात बता रहा हूं तुम्हें, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स, एल्काइलेशन। तो यहां पे तो मामला बन गया मेरा, एसाइलेशन हो गया आसानी से। लेकिन जैसे ही मैं इस अगले एग्जांपल में जाऊंगा, और जैसे ही ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फिजन करेगा, अब ये दोनों एल्किल ग्रुप हैं, और एल्किल ग्रुप तो बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर छोड़ो, वो तो लिविंग ग्रुप ही नहीं होते हैं। और अगर नहीं है तो बताओ इन तीनों में सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है? ये ओ वाला। इसका मतलब ये खुद ही बाहर निकल जाएगा। तो हम जहां से चले थे दरअसल वापस वहीं लौट जाएंगे। इसीलिए ये इनोलेट बार बार यहां बीच में मुंडी मारेगा, मार के थोड़ा आगे जाएगा, फिर से लौट आएगा। और जब थका हारा कुछ नहीं बचेगा या कुछ नहीं हो रहा होगा, तो कार्बन कहेगा हो गया, तेरा मामला हो लिया, लेट मी ट्राई, मुझे करने दे ट्राई। क्योंकि उस पाथ से, वो पाथ डोमिनेटिंग है, वो पाथ जाना चाहिए, वो पाथ सबसे पहले जाएगा, वो पाथ काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, वो पाथ फास्ट है, पर उससे कोई प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, इंटरमीडिएट अनस्टेबल है हाईली। जैसे ही ये वाला टर्मिनल थकेगा या कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी, ये वाला टर्मिनल अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा, ओ माय गॉड, कैसे कहूंगा, कैसे, यहां पर O माइनस हो गया है, बोलो यार, यहां पे ये, यहां पे ये, यहां पे अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फिजन नहीं हो सकता, बिकॉज सबके सभी एल्किल ग्रुप हैं, और इसीलिए ये O माइनस सॉल्यूशन में पड़े हुए पानी से H ले लेगा। क्या कर लेगा? कहेगा उधर जाने का रास्ता नहीं, एक काम कर, चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो क्या दे दे, और ये H, बोलो ना यार, ये पानी या सॉल्वेंट से क्या ले लेगा गधो? H ले लेगा, और H लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पीसीज बन जाएगी। इस स्पीसीज को केमिस्ट्री में कहा जाता है एल्डोल, और इसी रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आया? इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हार्ड सेंटर हार्ड से ही रिएक्ट करे या सॉफ्ट। एल्डोल बहुत बड़ी रिएक्शन है, बहुत बड़ी, और खूब प्रोडक्ट मिलते हैं, बट उसमें हार्ड इंटरेक्शन नहीं है, बल्कि उसमें सॉफ्ट हार्ड बिकॉज एल्डोल के रिएक्टेंट्स के बीच हार्ड इंटरेक्शन से बनने वाला इंटरमीडिएट स्टेबल ही नहीं है। तो काइनेटिक रास्ता तो तब जाएगा ना जब उससे कुछ बनेगा। सर फुड़वा के वापस आ जाए तो जाएंगे ही क्यों उस रास्ते पे? क्या आपको समझ में आया? इसलिए कभी ये नहीं कहेंगे हम कि हार्ड इंटरेक्शन ही होता है, हम ये कहेंगे हार्ड इंटरेक्शन प्रेफर होता है, नहीं हो रहा हो तो हार्ड सॉफ्ट भी जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने? कॉन्सेप्ट क्या सीखा ऑर्गेनिक में? हार्ड पहले प्रेफर होगा अगर उससे कुछ मिल रहा होगा, अगर नहीं मिल रहा होगा तो फिर हार्ड सॉफ्ट चले जाएंगे हम। क्या आपको मेरी बात समझ में आए? पक्का समझ में आई?
तो बताओ, ये बहुत बड़ी रिएक्शन आगे जाके बहुत बड़ा पढ़ाऊंगा, चैप्टर ही है ये, एक चैप्टर है, मतलब ये अब नेम रिएक्शन है, इन्हीं का आगे जाके नेम रिएक्शन नाम बनेगा। इसको बोलते हैं एसाइलेशन ऑफ इनोलेट्स। क्या रिएक्शन होगी है? इसमें बहुत सारी रिएक्शन एग्जांपल इसी पढ़ने वाले आगे जाके। तो एसाइलेशन ऑफ इनोलेट किसे चल रही है? हार्ड हार्ड इंटरेक्शन। एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट किसे चल रहा है? सॉफ्ट। और एल्डोल किस पे चल रही है? हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन पे। बोलो। इसीलिए जब मैं एल्डोल पढ़ाऊंगा ना, तो मैं पता है क्या कहूंगा? ये वाला पहला जो स्टेप है ना, वो बकवास है, देखना भी मत। पहले स्टेप से कुछ कंक्लूजन निकलता ही नहीं एल्डोल में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा, ये दूसरा स्टेप भी बकवास है। एक्चुअल में रिएक्शन आगे जाएगी, उसकी वजह तीसरा स्टेप होता है। वो स्टेप ठप्पा लगाता है कि ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये स्टेप तो बकवास है, क्योंकि ये स्टेप तो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस के हिसाब से कोई फिजिबल स्टेप नहीं है। एक हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन कोई बहुत बड़े स्टेप, हाईली रिवर्सिबल स्टेप है। अरे ये तो रोटी नहीं मिली तो घास खाने वाली बात हो गई ना यार, प्रेफर थोड़ी है करेंगे। इसलिए बकवास स्टेप है। मैं आगे ये भी बताऊंगा, बार बार चीख के कहूंगा, ये एल्डोल के पहले और दूसरे स्टेप तो किसी काम के होते ही नहीं है। अंत में एक स्टेप होता है जिसको आगे पढ़ाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उस पानी का निकलना इन सबको ड्राइव करता है, क्योंकि पानी निकलने के बाद वापस हाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आगे मैं पढ़ाऊंगा, एल्डोल रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं, पर एल्डोल कंडेंसेशन रिवर्सिबल नहीं होता। और एल्डोल रिएक्शन बेहद ही घटिया है, बकवास टुच्ची रिएक्शंस है। कोई बहुत बढ़िया अच्छी ऑर्गेनिकली प्रेफरेबल रिएक्शंस ना काइनेटिकली प्रेफर कर रही है ना, बोलो यार। बस ये रिएक्शन जाने का जो रास्ता है वो अंतिम स्टेप है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, लॉस ऑफ वाटर। क्या आप समझ गए? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़े करिए, हाथ खड़े करो। तो बताओ इनोलेट के टर्मिनल्स के बारे में क्या सोचा आपने? ओ टर्मिनल, मोर चार्ज, हार्ड, प्रेफर, मतलब प्रेफर विच टाइप ऑफ रिएक्शंस? इलेक्ट्रोस्टैटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। कार्बन टर्मिनल, लेस चार्ज, सॉफ्ट, प्रेफर होमोल्यूमो इंटरेक्शंस। बट समटाइम्स दैट सॉफ्ट सेंटर में अटैक टू हार्ड वन, and sometimes that hard center may attack to soft। समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। पक्का समझ में आया? ठीक, चलिए अगला एग्जांपल, इसका आपको आंसर करना है। मैंने एक स्पीसीज लिया, वो इनोलेट तो नहीं है, लेकिन इनोलेट के जैसा ही कुछ है। इनोलेट नहीं है, थायोएसीटेट एनायन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? थायोएसीटेट एनायन। अगर मैं इसकी रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से कराऊं तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसी की रिएक्शन 1 2, इसी की रिएक्शन अगर मैं इथाइल ब्रोमाइड से करवाऊं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? और इसी की रिएक्शन अगर मैं एसीटोन से करवाऊं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैं देखना चाहता हूं आपके कॉन्सेप्ट्स किस तरह के हैं। पहले में कौन अटैक करेगा? एस या ओ? ओ डेफिनेट। एस सॉफ्ट सेंटर है, यस। सल्फर हाईली बड़ा चार्ज, बोलो यार। यस सॉफ्ट सेंटर, बोलो ना यार। सॉफ्ट सेंटर, तो दिस सेंटर इज एट दैट सेंटर इज राइट, बोलो। तो विच सेंटर विल अटैक? डेफिनेटली दिस इज हार्ड, बोलो यार। और सब्स्टिट्यूशन हो सकता है तो ये वाला चीज अटैक करेगा, दैट कम्स आउट टू बी, वापस जाके हैलाइड बाहर हो गए। वाह, अरे वाह गधो। तो प्रोडक्ट क्या हो गया बताओ? डबल बॉन्ड एस ओ सी डबल बॉन्ड एल्काइलेशन, ओ सॉरी एसाइलेशन हो गया। हो गया ना? बताओ इस केस में क्या होगा? डेफिनेटली सॉफ्ट अटैक करेगा, सॉफ्ट ही करेगा, बोलो। तो दैट सल्फर विल कम्स आउट टू देयर, बोलो यार, एंड यू विल गेट एसाइल सॉरी एल्काइलेशन। एल्काइलेशन एट ऑक्सीजन और एल्काइलेशन एट सल्फर? एट सल्फर, बोलो, एट सल्फर।
What will the product in third case? Which will attack? What are products? क्या बनेगा? Answer is no stable product will form. Nothing. You will get nothing. What is happening here? Look at the board. अगर आप इसको ओ से अटैक करवाते हो, ओ से, क्योंकि हार्ट सेंटर पहले तो ओ से ही करवाएंगे, तो हम ओ से अटैक करवाएंगे तो ये कुछ इस तरह का, तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया ये। अरे पहले केस में ये हुआ ना यार। और अगर इसको सल्फर से अटैक कराते हो, मान लो ओ से मामला नहीं बन रहा, सल्फर से अटैक कराते हो, सल्फर से ये, तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ये। अरे है, दोनों ही केस में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अनस्टेबल होंगे, और जैसे ही ये वापस आएगा, ये लिविंग ग्रुप है, खुद ही बाहर चला जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ही वापस आएगा, ये भी लिविंग ग्रुप है, बाहर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली दे रिजल्ट इन नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एल्डोल इसलिए चली जनाब, एल्डोल इसलिए गई जनाब, बिकॉज उनमें वापस आने का रास्ता नहीं था, क्योंकि ये तीनों ही एल्काइल ग्रुप थे और तीनों ही लिविंग ग्रुप नहीं थे। इसलिए उसने प्रोटॉन स्नैच करना बेटर समझा। बोलो, इसलिए याद रखना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जब जब बन रहे हों, जब वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट होते हैं, और उनका पहला केस रहता है अगर हो सके तो वो फिजन होंगे। अगर हो सके, क्या होगा? अगर हो सके तो फिजन होगा पहले, मतलब पहले लिविंग ग्रुप लीव कर। अगर फिजन नहीं हो सकेगा तो फिर प्रोटोनेशन होगा। फिर क्या होगा? वर्कअप करवा के H+ दे देंगे उसको। क्या मेरी बात आपको समझ में आने लगी? कितने लोगों को समझ में आने लगे? हाथ खड़े करो। इसलिए जिस एल्डोल को पानी पी पी के पढ़ के आए ना, जिसको मैं भी 1.5-2 क्लास पढ़ाऊंगा ना, दरअसल वो एल्डोल ऐसी रिएक्शन है जो होनी ही नहीं चाहिए थी, पर ऊपर वाले ने कुछ कुछ तो सोच रखा था, होके रह गई। होनी चाहिए ही नहीं थी किसी भी एंगल से, बोलो ना, बिकॉज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, अटैक भी बहुत गंदा हुआ है, बट लास्ट में पढ़ाऊंगा अल्टीमेट चीज क्या थी? डी है, आगे देखेंगे, दैट इज डिहाइड्रेशन। क्या था? तो सारे प्रोडक्ट को हम डिहाइड्रेशन से चलाते हैं। गॉट इट? कितने लोगों को हार्ड सॉफ्ट HSAB ये कहानी समझ में आ गई? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। पक्का समझ में आया? तो बताओ, एसीटोन की रिएक्शन करवाई मैंने RMGX, CH3MGX, है ना? कोई में भी THF में कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है ना? और एसीटोन की रिएक्शन करवाई मैंने KH से, ठीक है? THF में कर लो, जिसमें भी, क्या प्रोडक्ट बनेंगे? बहुत सिंपल सवाल है, मतलब बहुत ही तुच्छा सवाल पूछा है, बोला टीचर, पहली चीज पूछी है मैंने कॉन्सेप्चुअली। अब यहां लड़ाई सिर्फ हार्ड नहीं है, लड़ाई ये भी है कि वो न्यूक्लियोफाइल होगा कि बेस। दोनों लड़ाइयां एक साथ चालू हो गई, अब दोनों लड़ाइयां एक साथ चालू है। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है ये, और ये न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों बनती है। अब ये आपको समझना है कि क्या बनेंगी, अभी आपको समझना है क्या बनेंगी। और एक और बात, अगर इसी एसिड, ये अगर इतनी गूढ़ बातें, इतनी जो बोलते ना, इतनी असेंसी गेन ऑफ ऑर्गेनिक, मैं कह रहा हूं फिर कुछ बचेगा ही नहीं। नेम रिएक्शन तो कुछ होती ही नहीं है, तो बहुत फटीचर चीज होती है। इसी को मैंने ट्रीट किया NaOH से। अब मुझे आपकी
व्यू चाहिए कि आप क्या समझ रहे हैं प्रोडक्ट बनने में, क्या बनेगा आपके हिसाब से, या आपका दिमाग क्या कह रहा है। पेन रख दीजिए, बोर्ड पर देखिए, समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि CH3- जो है वो बहुत रिएक्टिव या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, पर उसके साथ साथ वो एक न्यूक्लियोफिलिक बेस भी है ना। न्यूक्लियोफाइल होता है ना, बहुत बड़े न्यूक्लियोफाइल है यार चीज। RNGX तो गिरगनोट तो बोलो ना यार। अगर न्यूक्लियोफाइल है और बेस भी है, और न्यूक्लियोफाइल भी बहुत बड़ी है और बेस भी बहुत बड़ी है, बोलो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग की बेस है, तो बोला पहले कौन सा रास्ता जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक, काइनेटिकली कंट्रोल्ड। कम ऑन, पहले रास्ता तो चार्ज का ही जाता है ना यार, डेफिनेटली 100% रास्ता जो जाता है। अगर हम इस पे बोले डेल्टा प्लस है, बोलो ना यार, तो जो हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन पे तो कम चार्ज होगा ना यार, अरे वो बोलो, तो डेफिनेटली 100% ये पहले तो यही रास्ता इख्तियार करेंगे। इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक बेसिस होते हैं ना, पहले वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बाद में वो बेस होते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल का रास्ता सही नहीं जा रहा हो, न्यूक्लियोफाइल के रास्ते से बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल नहीं हो, बोलो ना यार, या टेम्परेचर हाई कर दी हो आपने, या आपने काइनेटिक पाथ्स को रोक दिया हो किसी तरीके से, वरना जाते तो पहले काइनेटिक पाथ ही है। हम लास्ट क्लास एक ही बात कंक्लूजन सीखे हैं कि प्रोडक्ट चाहे कचरा बने, डब्बा बने, कुछ बने, रास्ता पहले काइनेटिक ही, चार्ज वाला जाता है। जैसे ये जाएगा तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? काफी स्टेबल बनेगा भाई, क्योंकि ये तो स्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होगा ना भैया, ये तो निकलेगा ही नहीं, बोलो। और O- चार्ज है, उस चार्ज को MgX क्या कर देगा? स्टेबलाइज कर देगा। अरे स्टेबलाइज कर देगा ना यार, और बोलो ना भाई, तो ये एक इंटरमीडिएट बन गया और काफी स्टेबल है। इसलिए पहली रिएक्शन में इनोलेट बनेगा ही नहीं। पता है, मैं धीरे धीरे आपको वो सिखा रहा हूं जो मास्टरों के बस की बात नहीं है, गारंटी दे रहा हूं। जब रिएक्टेंट्स आते हैं, नेट के सवाल आते हैं ना, हिल जाते हैं, समझ ही नहीं आता है, पल्ले ही नहीं पड़ता इनोलेट बनाऊं कि रिएक्ट करवाऊं कि न्यूक्लियोफाइल बनाऊं कि मैं मर जाऊं, इसमें समझ ही नहीं आता है लोगों को। पर अगर चीजें आप क्लैरिटी में रखोगे ना, कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी में रखोगे ना, तो एक चीज पानी की तरह समझ में आएगी आपको। बोलो, ये एक न्यूक्लियोफिलिक बेस था। कैसा बेस था? जिसमें अगला जस्ट टॉपिक ही मेरा वही आने वाला है, बस इसीलिए तो मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक, पहला क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, हार्ड वर्सेस सॉफ्ट। अब दूसरा क्लासिफिकेशन उसी पे आ रहा हूं मैं, न्यूक्लियोफिलिक वर्सेस नॉन न्यूक्लियो, उसी की आधारशिला बना रहा हूं मैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक था, और न्यूक्लियोफिलिक का जो रास्ता जा रहा है उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी हाँ स्टेबल है, वो उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए वो बन गया। और यही तरीका है अल्कोहल बनाने का। लास्ट में आपको पता है हम इसको प्रोटोनेट करके तो अल्कोहल बनाते हैं, अल्टीमेटली प्रोटीन कोई सॉल्वेंट डाल देते हैं, प्रोटोन पानी डाल देते हैं, बोला यार, हाइड्रोलाइज करके वर्कअप करके बना लेते हैं अल्कोहल हम। इसका तो पहली स्टेप में इनोलेट फॉर्म नहीं होगा, ये एज ए बेस काम, क्योंकि जिस रास्ते से गया था वही रास्ता इसको बहुत अच्छा मिला, और वो प्रोडक्ट काफी बढ़िया स्टेबल है। अरे समझ में आ गई मेरी बात? आगे चलते हैं, हम बात करते हैं केएच से मिलते हैं हम। अगर हम केएच से मिले तो हाइड्राइड एक सॉफ्ट सेंटर है, और सॉफ्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा साइज का है, और उसके ऑर्बिटल्स के इंटरेक्शन इसके साथ तो कभी संभव ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए वो कभी जिंदगी में कार्बोनिल सेंटर पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं। इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो दुनिया में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल बनेगा, नहीं 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 नहीं। उसी केएच को अगर मैं एसीटोन से ट्रीट कर रहा हूं, और उसी केएच को अगर मैं एल्किल हैलाइड, ये तो करा भी होगा आपने 12वीं में ट्रीट, ये यहां टेक जिंदगी में मर के भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक बहुत सॉफ्ट सेंटर, और वो एक वहां ऑर्बिटल इंटरेक्शन संभव ही नहीं है। बट क्योंकि ये भी सॉफ्ट और ये भी सॉफ्ट है, यहाँ होमोल्यूम आसानी से हो जाएगा, इसीलिए ये यहाँ एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। एल्केन बनाते हैं हम ऐसे, एल्किल हैलाइडों को रिड्यूस करते हैं भाई, Na से रिड्यूस किया है मैंने 50। कम ऑन, किया है भाई हमने ऐसी रिएक्शंस 20 बार की है हमने। बट याद करो, रिएजेंट चैप्टर हो गया होगा, आपने किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के लिए इनको यूज नहीं किया होगा, रिएक्ट करते ही नहीं है, करोगे कहां से?
अरे गधो, अरे मूर्खों, अगर KH और NaH ही इनको रिड्यूस करने लग जाते ना, तो पूरी जो कॉपी भरी है ना रिएजेंट की, वो 2 पन्नों में रह जाती। इससे बढ़िया क्या हो सकता था दुनिया में? इससे बढ़िया क्या हो सकता था कि हम कार्बोनिल कंपाउंड को NaH से रिड्यूस करते, वाह बन गया अल्कोहल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 डाइबल H। दुनिया में अंट संट ले रहे हो, क्यों ला रहे? इसीलिए ला रहे हैं बिकॉज इनकी बस की है ही नहीं, ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती। आपको पता है डायरेक्टली कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्राइड खाता ही नहीं है, इसीलिए तो जब कोई मुंह से नहीं लेता तो हम ड्रिप से चढ़ाते हैं। इसलिए इस हाइड्राइड को क्या करते हैं पता है? पता है क्या? कितने तमाशे देखो, कितने तमाशे देखो। ये इसको खा नहीं रहा, इसलिए पहले इस KH से कहते हैं कि तू एक काम कर, AlH3 के पास जा, वो खा जाएगा तेरे को। इसको इससे खवाते हैं, फिर इनको मिला के कुछ नई चीज बनाते हैं, ऐसा कुछ बोलो यार। और फिर इसमें हाइड्राइड जाने के बाद वो ट्रैप हो जाता है, उस हाइड्राइड को इसके साथ डिहाइड्राइड ही है। अरे बोलो, मुंह से नहीं, हाँ इंजेक्शन से दिया है। मुंह से खा ही नहीं पा रहा था वो। क्यों नहीं खा पा रहा था? हम अच्छे से समझते हैं, ये बहुत मोटा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और ये बहुत हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ना ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा, नहीं ना तो होमोल्यूम हो पाएगा और ना तो न्यूक्लियोफिलिक है इलेक्ट्रोफिलिक, कोई सा भी नहीं हो पाएगा दोनों में से। क्या आप मेरी बात समझ गए? कितने लोग समझ गए? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, पल्ले बढ़ गए हम लोग। इसलिए यहां ये वाला रास्ता बंद है। अगर ये वाला रास्ता बंद है ना, अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ब्यूटी है यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो लोग इसे बिना बात में परेशान होते हैं। मतलब ऑर्गेनिक तो कहानी है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। 10-15-20 रिएजेंट है, 100-200 रिएक्टेंट है, उन्हीं का खेल खेलना है, बस तमाशे खेलने। कभी ये इसके साथ जा रहा है, कभी नहीं जा रहा है, ये तमाशा सबसे आसान है। थोड़ी सी स्टीरियो आए, हल्का सा नॉलेज हो बॉन्डिंग का, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो ऑर्गेनिक से आसान तो कोई सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि वहां तो रिएक्टेंट रिएजेंट सब दिया रहता है, प्रोडक्ट भी दिया रहता है उत्तर में, उन्हीं में से छांटना है। फिजिकल में तो डाटा दिया, पता ही नहीं फॉर्मूला कौन लगेगा। कई बार तो ये नहीं समझना था किस चैप्टर का है ये, क्वांटम वाला लगाओ कि फिजिकल स्पेक्ट्रम का सवाल है ये। तो ऑर्गेनिक से आसान क्या है? सोचो, जितने कार्बन आपके सामने लिख रखे हैं, नीचे उतने ही कार्बन वाला बनेगा कुछ ना कुछ, वो भी वही लिख रखा है। बट क्योंकि ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक की तरह पढ़ा ही नहीं जाता, उसको उस बेचारे को फील ही नहीं करते, कभी उसकी इमोशंस ही नहीं देखते वो कहना क्या चाह रहा है। पेल देते हैं, माइनस प्लस लगा दे। अरे कौन सा माइनस, पूछ तो ले। कार्बन माइनस चल जाएगा, H माइनस नहीं चलेगा, पूछ तो ले एक बार उससे बेचारे से। ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो अब इसके पास एक ही रास्ता बचा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग नहीं गजब का ही स्ट्रॉन्ग, बोलो ना यार। इसीलिए ये कहेगा कि कोई बात नहीं, तू नहीं तो तेरी बहन सही, क्या फर्क पड़ रहा है, हमें कुछ तो चाहिए ही होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं तो सेकंड पे। न्यूक्लियोफाइल ना बन सके तो बेस सही, क्या सही? बेस सही, बेस बन जाएंगे। और बेस बन के ये क्या बनाएगा? पूरे चैप्टर में KH काम आएगा आपके, पूरे चैप्टर में। जब जब आपको इनोलेट चाहिए, KH को बुलाइए, क्योंकि और तो कुछ करना उसको आता ही नहीं है। तुरंत क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? इनोलेट। माय गुडनेस, देखो देखो, लगभग वैसे ही रिएजेंट्स हैं, पर इधर कुछ और ही रिएक्शन हो रही है, कुछ और। इधर अल्कोहल, उधर दारू बन रही है, देखो, बोलो ना। और इधर इनोलेट बना दी, कुछ का कुछ चल रहा है। फिर हम एक तीसरे तरह के लोगों से मिले। 2 तरह से मिल चुके हैं। एक वो जो कार्बन सेंटर पे मुंह मारता है और कार्बन पे मार के पागल हो जाता है, हाइड्रोजन की तरफ देखता भी नहीं है। दूसरे हम उनसे मिले जो कार्बन पे जा ही नहीं पाते हैं,
हाइड्रोजन लेके ही जिंदगी में मस्त रहते हैं। फिर मैं तीसरे तरह के लोगों से मिला। मैंने OH से पूछा, तू न्यूक्लियोफाइल है? कहता खूब हूं, पूरी SN to SN1 फेल फेल के मुझसे ही करवाई है। अरे सारी एल्कोहल हैलाइड में एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH, NaOH, और किसको पेला? इसी को पेला हमने। कहता खूब न्यूक्लियोफाइल हूं मैं, तो पूरा चैप्टर करवा के आया हूं न्यूक्लियोफाइल का, पूरा एल्कोहल हैलाइड को सब्स्टिट्यूट करवा के आ रहा हूं। फिर तो मैं उनसे पूछा, फिर तो तुझे ये अच्छा लगता होगा? कहता बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्या बहुत अच्छा लगता है? मैं तो हार्ड हूं। अरे ओपे माइनस है रे गोबर कहीं के, मैं तो हार्ड हूं और हार्ड को तो हार्ड। तो मैंने उससे पूछा, इसमें एक हाइड्रोजन भी है, तेरे ख्यालात क्या है? कहते बाद में देखेंगे, पहले गुलाब जामुन खाने देना, पुड़ी उड़ी का नंबर बाद में आएगा, पहले आइटम लेने दे, मसाला मिल रहा है उधर जाने दे, पहले मजा है, पहले चार्ज वाला इंटरेक्शन है वहां नहीं जाने दे रहा, बेकार में चार्ज ही नहीं। क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये बेस भी ठीक ठाक नहीं, हम बहुत बढ़िया बेसिस में से आते हैं। NaOH भाई माइल्ड स्ट्रॉन्ग वाले केसेस में है, ये टू स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग के केसेस में तो है ही। अरे KOH NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं यार। कहता पहले वहां जाने दे। मैंने कहा जा बताना देखे क्या करता है। कहता जाके तो आऊं फिर बताऊंगा। जैसे ही ये गया पोपट हो गया इसका। वो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है और उसकी अपनी नेचर है कि पहले उसको फिजन होना है। क्या होना है? जैसे ही उसको फिजन होना है लपेटे में खुद ही आ गया, क्योंकि खुद लिविंग ग्रुप भी है, तो गया जैसा ना गया। नहीं समझे मेरी बात? गया जैसा, इसका मतलब 101 मॉलिक्यूल NaOH के घूम रहे थे, मान लो 100 डाले मैंने, तो 50 60 70 टक्कर मार मार के ठंडे होके बैठ चुके होंगे। नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल बनने से कुछ नहीं होगा। तो बचे हुए जो 20-30 मॉलिक्यूल है ना जिनमें एनर्जी बची है, उनके कान में बोलेंगे प्रोटॉन ले आना, फायदे में रहेगा, मेरी तरह ठिकाने में बैठ जाएगा। नहीं कुछ नहीं हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आगे जाके वापस आ रहा है, रोड टूटा हुआ है आगे। नहीं कहते कई बार लोग जो लौट के आते वापस आपको नहीं कहते आगे मत जाना, उधर तो बैरिकेडिंग लगी हुई है, कुछ नहीं मिल रहा। तो जैसे ही इसको इधर कुछ नहीं मिलेगा, अब ये अपना इरादा बदल लेगा, कह देगा तू नहीं तो प्रोटॉन ही सही। मीन्स यहां भी क्या मिलेगा, लेकिन अब एक गजब का कॉन्सेप्ट आएगा, गजब का ही कॉन्सेप्ट। यहीं से नेम रिएक्शंस में बहुत ज्यादा दिमाग लगना शुरू हो जाएगा, बहुत दिमाग की बातें शुरू हो जाएंगी। उसने इनोलेट बनाया ही नहीं, इसने बनाया और बनाया इसने भी, पर इन दोनों की इनोलेट बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। ये कभी उधर गया ही नहीं था। इसका मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल एसीटोन था तो इसने 100 के 100 में हाइड्रोजन पे अटैक किया है। इसीलिए इस तरह के स्ट्रॉन्ग बेस, दो बातें, एक तो ये भयंकर स्ट्रॉन्ग है, भयंकर, इसका पाप है। H पे माइनस है भाई, O पे माइनस है, तो अरे जाने कितना ज्यादा उसका बेसिसिटी आई है यार। एक तो बेसिसिटी में इसका बाप है, इसलिए इसको प्रोटॉन निकालने में कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने पहली क्लास में बताया था ये कोई बहुत एसिडिक प्रोटॉन्स नहीं होते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन्स, टुच्चे प्रोटॉन है, टुच्चे वाले। ओ कम ऑन, भाग जाऊंगा मैं यार, बहुत टुच्चे टाइप के प्रोटॉन है ये। बोलो तो ये कहेगा मैं निकालूंगा और सबको निकालूंगा, एक एक को निकालूंगा, साले को एक को नहीं छोड़ूंगा तुमको। इसीलिए इस तरह के बेस जो टू स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक है, जो टू स्ट्रॉन्ग है क्या है, सारी प्रोटॉन निकाल पाएंगे, और न्यूक्लियोफिलिक भी तो उनके कोई मॉलिक्यूल भी वेस्ट है, उनकी कोलिजन्स वेस्ट है। इसलिए इस तरह से जो इनोलेट बनेंगे
उन्हें कहा जाएगा कंप्लीट इनोलेट। कंप्लीट इनोलेट से मेरा तात्पर्य है, अगर 100 एसीटोन उतारे हैं, 100 के 100 एसीटोन इनोलेट में बदल गए होंगे। बट जब NaOH उतारोगे आप, जब NaOH उतारोगे आप, तो NaOH कुछ पैसे बर्बाद हो चुका है। अरे ये जो कुछ हो रहा है, एनर्जी तो वेस्ट हुई, अरे कोलिजन तो वेस्ट हुई, अरे काइनेटिक्स पड़ी होगी, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन तो कम हो गई, और दूसरा वो उतना तगड़ा बेस भी नहीं है कि इन प्रोटोनों पे टूटी पड़े। इसीलिए 100 में से कोई 10-20 मॉलिक्यूल इनोलेट में बदले होंगे, बाकी सॉल्यूशन में जैसा एसीटोन है वैसा ही पड़ा होगा, क्योंकि ये वाला पाथ तो रिवर्सिबल जा ही रहा है। बोलो यार, ये वाला पाथ भी कोई बहुत हाईली रिवर्सिबल नहीं है। इसीलिए इस तरह से जो इनोलेट बनेंगे उन्हें कहा जाएगा पार्शियल इनोलेट। और पता है यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो बेहद ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस का उदय होगा, या दो कॉन्सेप्ट निकलेंगे नए। अगर आप एक एसीटोन में KH डाल दो तो प्रोडक्ट है ओनली इनोलेट, नथिंग एल्स, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं इसके अलावा। लेकिन अगर आप किसी एसीटोन में NaOH डाल दो तो प्रोडक्ट है, यही जानना चाह रहा हूं, प्रोडक्ट है, और सोचो, प्रोडक्ट है एल्डोल। जब जब दुनिया में पार्शियल इनोलेट बनेंगे वहां सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा। समझाता हूं, 100 मॉलिक्यूल थे, कुछ मॉलिक्यूल इनोलेट में बदल गए और कुछ मॉलिक्यूल ये बचे हुए हैं, तो उसी मिक्सचर में इनोलेट भी है और उसी मिक्सचर में एसीटोन भी है। अभी तो पढ़ाया, वो सेल्फ रिएक्शन कर लेगा एंड द रिएक्शन विल बिकम एल्डोल कंडेंसेशन। नहीं समझे मेरी बात? इसीलिए अगर आपको KH यूज करके एल्डोल करानी है तो पहले पूरा इनोलेट बनेगा, फिर आपको फिर से दूसरे स्टेप में कोई एसीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड डालना पड़ेगा। उनको बोलते हैं क्रॉस कंडेंसेशन, आगे पढ़ेंगे, पर और जो भी है। और अगर आपको कुछ नहीं डालना और एल्डोल चाहिए, सिर्फ NaOH टिका दो। देखो NaOH क्या करेगा, कमाल करेगा। पहले जाएगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, थकार के आ जाएगा, थोड़ा बहुत बेस बनेगा, इनोलेट बनाएगा, और फिर इनोलेट को वही एसीटोन मिल जाएगा। इनोलेट न्यूक्लियोफाइल, एसीटोन इलेक्ट्रोफाइल, गुलू गुलू शुरू हो जाएगा, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ। चलिए वो तो बात की बात है, मैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था। जब जब कंप्लीट इनोलेट बनेंगे तब तब सेल्फ कंडेंसेशन नहीं होंगे। जब जब कंप्लीट इनोलेट बनेंगे तब तब सेल्फ कंडेंसेशन नहीं होंगे, नो सेल्फ कंडेंसेशन। जब जब पार्शियल इनोलेट बनेंगे तब तब सेल्फ कंडेंसेशन होंगे। क्या होंगे? सेल्फ कंडेंसेशन। अरे भूल गए क्या? अरे गधो भूल गए क्या? 12वीं में यही तो रिएक्शन आती थी, एसीटोन और NaOH।
इसी को तो एल्डोल कहते थे, पर उस टाइम रट लिए थे। खेल क्या हो रहा था उससे कोई लेना देना ही नहीं। यही तो थी रिएक्शन, और यही तो लिखी, और मैंने क्या लिखा है यहाँ। क्या आप बात समझे? क्या आप बेसिस की स्टोरी समझे? काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक पाथ समझे? न्यूक्लियोफाइल बनना या नहीं बनना समझे? इनोलेट कब बनेंगे ये समझे? बोलो। चौथा केस लेता हूं, चौथा केस लेता हूं। इसी एसीटोन में मैंने कार्बोनेट डाल दिया, क्या बनेगा? क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं बनेगा। देखो, कार्बोनेट एक सॉफ्ट आयन है और बल्कि भी है, तो जिंदगी में इसके न्यूक्लियोफाइल बनने का तो रास्ते ही नहीं है कोई। अब कार्बोनेट न्यूक्लियोफाइल बनेगा? पागल हो गए हो? अरे यार भाग जाऊंगा मैं। बोलो, न्यूक्लियोफाइल बनने के तो रास्ते ही नहीं है, उसका तो चांसेस नहीं है, नहीं है ना? बोला यार, वो रास्ता तो जाता ही नहीं है। तो दूसरा रास्ता है, प्रोटॉन ले आओ। लेकिन ये बहुत कम एसिडिक प्रोटॉन है और ये बेहद ही वीक बेस है। तो कार्बन को देखेंगे, फिर आपको देखेंगे, मना कर देंगे, उधर न्यूक्लियोफाइल नहीं बना जाता हमसे। फिर आपको और दूसरी तरफ देख, प्रोटॉन को देखेंगे, फिर मना कर देंगे, बस की नहीं है, एसिडिक प्रोटॉन नहीं है जो हम ला सके, स्ट्रॉन्ग बेस लाओ, हमारी तो वो भी बस की। वीक बेस एसीटोन के प्रोटॉन को निकालने में भी कामयाब नहीं होंगे, तो इनोलेट बनेगा ही नहीं, तो फिर आगे जाने के रास्ते बचे ही नहीं है। इसलिए पता है, एसीटोन तो सेम था चारों ही एग्जाम्पल में, और चारों ही एग्जाम्पल में मैंने बेस ही लिया था। क्या लिया था? लेकिन चारों की कहानी अलग अलग है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट एसीटोन को समझना नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस समझना है। पहले वो पल्ले पड़ेगी खेल क्या है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाथ खड़े कर बताओ, ये रास्ता भी क्यों नहीं अपना पाया? हाँ, इसकी इतनी औकात ही नहीं है, ये बहुत पुअर एसिडिक प्रोटॉन है और ये खुद ही पुअर वीक बेस है। अरे दोनों में से कोई एक तो डंका होता। वीक एसिड और वीक बेस के बीच रिएक्शन हो ही नहीं पाती है, कोई रिजल्टिंग रिएक्शंस नहीं होती है। समझ में आया? आया क्या? अब आपके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो रही होगी, तो सर अब हमें भी बताओ, ये जो आपको आता है, क्या आप तुरंत पहचान ले रहे हो कि इधर ये जाएगा? हम कैसे पहचाने? एक ही आंसर है, बेस पहचान लो, बेस की कहानी पहचान लो। आओ शुरू करता हूं। बेस की पहली कहानी खत्म कर चुका हूं मैं, सॉफ्ट वर्सेस